ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वाले बिजनेस पढ़ोगे। ओके, गॉट इट? आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है जी? ओके, लेट स्टार्ट बेटा। चैप्टर 13 है। जहाँ से नहीं समझ आता प्लीज़ मुझे बताएं, आप बोलें ज़रूर, हंजला ख़ास तौर पे और बाकी बच्चे भी, ठीक है? ओके, लेट स्टार्ट बेटा। सो ये जो चैप्टर बेटा आप पढ़ रहे हो ना, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट एंट्री। प्राइम एंट्री का क्या मतलब होता है? फर्स्ट एंट्री। इसका मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहरोज फर्स्ट बुक को हमने क्या नाम दिया था बेटा? जर्नल। यस, जर्नल बोला था हमने उसे। और जर्नल का वर्ड जो है वो किससे निकला था? जोर वर्ड से निकला था, JOUR, है ना? जोर का मतलब क्या होता है बेटा? जोर का मतलब होता है डे। तो जर्नल को आप डे बुक भी कह सकते हो। ये वो फर्स्ट बुक होती है जिसपे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। इनिशियली जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। ओके, अब बेटा थोड़े से बैकग्राउंड में आ जाए ज़रा। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब होगा बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, या अनदर वर्ड फर्स्ट बुक। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री को आप फर्स्ट बुक भी कह सकते हो, या आप इसको इनिशियल बुक भी कह सकते हो, या आप इसको जर्नल भी कह सकते हो, या आप इसको डे बुक भी कह सकते हो। बहुत सारे नाम हैं। सबसे आसान ये है कि आप उसको बोलो जी ये फर्स्ट बुक है, या ये हमारे जर्नल है। अच्छा, हम बेटा पहले एक सोल ट्रेडर को पढ़ रहे थे जो एक छोटा बिजनेस है। तो स्मॉल बिजनेस जो होता है उसकी थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस होती हैं या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं? थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो एक छोटा बिजनेस है, एक अकाउंटेंट आपने रखा हुआ है, एक दो बुक्स आप बना रहे हो, तो बहुत थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हैं। तो आपका बिजनेस ही छोटा सा है ना, तो आपने अलग से कोई डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए हुए। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट अलग नहीं बनाया हुआ, परचेज डिपार्टमेंट अलग नहीं बनाया हुआ, कैश डिपार्टमेंट अलग नहीं बनाया हुआ, क्योंकि हम एक छोटे से बिजनेस को पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी दुकान है जिसमें एक अकाउंटेंट बैठ के बस अपना काम कर रहा है। तो एक छोटा बिजनेस जो है बेटा वो एक ही जर्नल बनाएगा, वो एक सिंगल जर्नल बनाएगा जो आपने चैप्टर 3 में बनाया था। वो एक ही जर्नल बनाएगा फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स, चाहे ट्रांजेक्शन्स कैश पे हो रही हैं, चाहे क्रेडिट पे हो रही हैं, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हो, चाहे आप मशीन्स खरीद रहे हो, वो सब आप एक ही जर्नल में लिख लेते थे। तो मैं रिकैप देता हूँ आपको। स्मॉल बिजनेस है, बहुत थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स है, एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, अलग डिपार्टमेंट्स भी नहीं बने हुए। तो आपको एक ही जर्नल बनाना है, एक से ज़्यादा जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट बेटा अगर आप आगे चलो, एक लार्ज कंपनी की अगर हम बात करें, तो जो लार्ज कंपनी होती है बेटा उसकी तो मंथली मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि कंपनी को फिर अपनी कंपनी के अंदर डिफरेंट क्या बनाने पड़ जाते हैं बेटा? डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ जाते हैं। डिपार्टमेंट्स मतलब सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी अलहदा बना लेती है, परचेज डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलहदा बना लेती है, कैश डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलहदा बना लेती है, ठीक है? तो जब एक बड़ी कंपनी होगी, बड़ा सेटअप होगा, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, तो बेटा एक जर्नल से तो फिर काम नहीं चलेगा ना। तो फिर आपको कितने जर्नल्स बनाने पड़ेंगे? जी बोले प्लीज़, कितने जर्नल्स बनाने पड़ेंगे? 7 जर्नल्स आप बनाओगे। तो ये जो 7 जर्नल्स आप बनाते हो बेटा, इसको हम बोलते हैं ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मतलब ये हमारी फर्स्ट बुक्स हैं। ये फर्स्ट बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रही है। मैं रिकैप देता हूँ आपको। अब हम एक बड़ी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अब हर डिपार्टमेंट का अलग अकाउंटेंट होगा, तो वो हर अकाउंटेंट अपनी अलग बुक बनाएगा। तो हम फिर हमारे सिलेबस में बेटा कितने जर्नल्स हैं? 7। ओके बेटा, बैकग्राउंड समझ आ गया तो प्लीज़ ओके कर दें, फिर आगे चलते हैं जी। बहरोज ओके बेटा तुम ही बोलते हो, बाकी तो गूंगे हैं सारे यहाँ पे। ओके सर जी। ओ जियो, ये कौन बोला है? ये कौन? इधर सर ये मैं बोल मे का नाम होगा ना कोई। मैं अच्छा बोल ठीक है, गुड बेटा गुड, ठीक है। ओके बेटा, दिस इज गुड। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो पहला पेज है आपका चैप्टर 13, ये मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया
कि जर्नल इज़ योर फर्स्ट बुक, इसको डे बुक भी कहते हैं, उसमें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बेटा याद रखिए हम उसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका साथ में क्या मौजूद हो, रिटन प्रूफ। उस रिटन प्रूफ को हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने बेटा नाम दिया था बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, चेक्स हैं, ये आपके रिटन प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन है। एक अकाउंटेंट जो है वो आंखें बंद करके कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसका रिटन प्रूफ मांगेगा। अगर तो ट्रांजैक्शन का रिटन प्रूफ है, जैसे इनवॉइस है, चेक है, बिल है, तब वो ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखेगा, अदरवाइज बेटा वो नहीं लिखेगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, आई थिंक हमें आगे जाना चाहिए। तो बेटा मैंने आपको बताया कि हम जो हैं वो कितने जर्नल्स बेटा पढ़ेंगे, 7। तो अगर आप देखो तो ये 7 जर्नल्स हमारे पास ये इस डायग्राम में आ जाते हैं। तो अब आपको इससे रिलेटेड क्या बातें याद रखनी है बेटा, ये टेबल आपने पूरा याद कर लेना। आपके पास 7 बुक्स हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके सारी बताता हूँ। आपने हर बुक का नाम याद रखना है, फिर आपने ये याद रखना है कि किस बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, जो कि ये हैं। फिर आपने ये याद रखना है कि जो बुक है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रिटर्न प्रूफ मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स जर्नल की। तो सेल्स जर्नल जो है वो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट आपने बनाया होगा कंपनी में, वो मेंटेन कर रहा होगा। सेल्स जर्नल में हमने सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट सेल्स, बस। क्रेडिट सेल्स के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेल्स जर्नल जो आप बना रहे हो इसमें हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, सेल्स जर्नल को बनाने के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स इनवॉइस। बेटा ये बात जहन में बिठा लें। पहली बुक आपने पढ़ी है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट सेल्स, मतलब उधार वाली सेल्स रिकॉर्ड करनी है आपने, सिर्फ कैश सेल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। एंड साथ में बेटा डॉक्यूमेंट आपका जो है वो कौन सा यूज़ होगा, सेल्स इनवॉइस यूज़ होगा। आई होप सो आपको समझ आ रही। फिर दूसरी बुक जो आप बेटा बनाओगे दैट वुड बी सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल। अब ये जो सेल्स रिटर्न जर्नल है इसके अंदर हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न कौन सी होंगी बेटा, जो आपने उधार पे बेची थी चीज़ें और आपके कस्टमर ने आपको वापस कर दी। इसका मतलब ये है कि जब क्रेडिट सेल्स कस्टमर वापस कर देगा तो हम उसे कौन से जर्नल में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल में बेटा लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे उधार वाली। और सेल्स रिटर्न जर्नल में एंट्री करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्रेडिट नोट। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्रेडिट नोट। तो बेटा ये डॉक्यूमेंट्स याद करने हैं, ये ट्रांजैक्शंस याद करनी है। ठीक है, ओके। अब हम ये सातों बुक्स को अभी नहीं पढ़ते, इस टेबल को हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो अभी हम ये 2 बुक्स की तरफ जाते हैं, इनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। सो हमने 2 बुक्स पढ़ी हैं। पहली है बेटा सेल्स जर्नल, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है और कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी, कैश सेल्स भी नहीं रिकॉर्ड करनी। इसी तरह सेल्स रिटर्न जर्नल है बेटा, उसमें हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे उन कस्टमर्स वाली जिन्होंने उधार पे चीज़ ली थी। ओके, आगे चलते हैं जी बेटा, अभी आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएगा। ओके, एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये कल पढ़ेंगे, आज मत पढ़ें, आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करते हैं। ओके, सो इफ़ वी सी हेयर, अब हम आ जाते हैं बेटा सेल्स जर्नल के ऊपर। आप लोग भी पेज नंबर 3 पे आ जाएं। सो सेल्स जर्नल मैंने आपको बता दिया, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए बेटा वो इनवॉइस होनी चाहिए। हम अगर देखें अमेरिका में या बाहर तो हम उसको इनवॉइस बोलते हैं, जो बिल होता है। पाकिस्तान में हम उसको बिल भी बोलते हैं समटाइम्स, या इनवॉइस ही बोलते हैं। सो बेटा अगर आप देखें तो ये बिल जो है इसको थोड़ा सा समझ लें आप। लेट्स से जी आप ज़ीको शूज़ पे गए हैं, वहाँ से आपने शूज़ ख़रीदे हैं,
तो जब भी आप शूज़ ख़रीदेंगे तो आपको वो बिल बना के देगा। उस बिल में अगर आप देखें तो डेट आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, फिर नीचे अगर आप आ जाएं तो आइटम है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, अमाउंट है। जैसे एक लेदर शू ख़रीदे हैं जी साद अशरफ ने, 2200 उसकी प्राइस है, साथ में उसने शू पॉलिश 3 ख़रीद लिए हैं जी, तो 150 उसकी प्राइस है। तो अगर हम दोनों की प्राइसेस ऐड करें तो हमारे पास ग्रॉस टोटल बेटा जो बनता है वो बनता है 2350। लेकिन जो ज़ीको शूज़ हैं बेटा उन्होंने इस दुकान पे ना सेल लगाई हुई है, तो वो हर चीज़ पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो साद अशरफ का जो बिल बनेगा वो 2350 में से 10% लेस करें 235 बनता है, तो जो नेट टोटल बेटा बनेगा वो 2115 बनेगा। दिस इज़ ईजी। इसका मतलब ये है कि साद अशरफ ने शूज़ और पॉलिश के अगेंस्ट अब कितने पैसे देने हैं जी, 2115 देने हैं। बनते 2350 थे, लेकिन डिस्काउंट निकालने के बाद अब वो बन रहे हैं 2115। बहुत आसान है। अच्छा, अब साद जो ये शूज़ लेके गया ना बेटा उधार पे लेके गया है, तो साद को जो है वो हमने कितने दिन का क्रेडिट दिया है, अगर आप देखें तो हमने साद को 20 डेज़ का क्रेडिट दे दिया है कि साद ठीक है शूज़ ले जाओ लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देना। तो बहरोज ये कैश सेल हुई या क्रेडिट सेल हुई? उधार वाली हुई। वेरी गुड। लेकिन साथ में हमने साथ को ये भी बोला है बेटा अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो हम आपको 5% मज़ीद ऑफ कर देंगे, हम आपको 5% फर्दर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये इनवॉइस का एक प्रोफॉर्मा सा है, ये बस मैंने आपको समझाना था कि इनवॉइस के ऊपर डेट होती है, इनवॉइस का नंबर होता है, बिल की ग्रॉस अमाउंट होती है, ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो नेट टोटल आ जाता है। ये नेट टोटल कस्टमर ने पे करना होता है। फिर नीचे अगर आप देखो तो इनवॉइस के एंड पे आपको क्रेडिट टर्म्स दी होती हैं कि कितने दिन के अंदर पेमेंट करनी है, और अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो तो आपको कितना हम % ऑफ कर सकते हैं। तो अभी तक आप सोच रहे होगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो अब हम मेन चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, आपको ये आसान लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन 1 पे बेटा आ जाएं पेज 4 पे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि हमने 7 बुक्स पढ़नी है, हम एक बड़ी कंपनी की ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं। पहली बुक सेल्स जर्नल है, उसमें हमने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है और उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। तो अब अगर आप क्वेश्चन 1 में आ जाएं तो वो आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, कहते हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स जर्नल। आप ये ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर लें। तो सेल्स जर्नल बेटा अगर आप देखें तो उसमें कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, पहला कॉलम है डेट का, फिर है कस्टमर नेम, फिर है इनवॉइस नंबर, और फिर डॉलर है। फोलियो भी है लेकिन फोलियो ज़रूरी नहीं है, आप इसको समझो, आपके सिलेबस में नहीं है। चले बेटा मैं यहाँ आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं ईयर लिख लेता हूँ, दिस इज़ 2012, और मैं डेट डाल लेता हूँ। पहली जो डेट आ रही है वो जून 2 आ रही है। अब मैंने किसको क्रेडिट सेल की है, एलेक्स को, तो मैं कस्टमर का नाम बेटा यहाँ पे लिखूँगा एलेक्स। एलेक्स को जो मैंने सेल की है उसको मैंने इनवॉइस कौन सी दी है भी, 0012, इनवॉइस का नंबर है 0012। ठीक है, और कितनी अमाउंट की मैंने उसको सेल की है बेटा, 450 की सेल की है। तो आप इसको इस तरह फिल कर दें जी, दिस इज़ वेरी इजी अगर आप देखें तो। ओके, आई होप सो आपको समझ आ रही है। मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, मैंने जून 2 की ट्रांजैक्शन बेटा रिकॉर्ड कर ली है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स जून 3। अब इस जून 3 को बेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो जून 3 को क्या हो रहा है जी, हमने फिर क्रेडिट सेल कर दी है। अब जो हमने क्रेडिट सेल की है वो पीटर को की है जी। ओके, तो अब हम कस्टमर का नाम लिखेंगे पीटर, और इनवॉइस नंबर हमने इसको कौन सी दे दी है, 0013, और अमाउंट कितनी है बेटा, ये है 320। ओके, डबल एंट्री नहीं होनी चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी हमने डबल एंट्री करनी है, यू आर राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम लिस्ट आउट कर रहे हैं कि हमने कितने कस्टमर्स को क्रेडिट सेल की है। लेट्स से अब अगर हम जून के फर्स्ट वीक की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में हमने 3 क्रेडिट सेल्स की हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको लिस्ट आउट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ जून 4, दिस इज़ जून 4। अब जून 4 को हमने क्या किया बेटा, सिम्पसन को सेल कर दी है। तो आप यहाँ पे सिम्पसन लिख लें, कस्टमर नेम,
इनवॉइस नंबर है 0014 और अगर आप अमाउंट देखें तो 140 है। जी बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो बेटा काइंडली पूछ लें। जी क्लियर है? जी ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बेटा आपने इसकी इस तरह ये लिस्ट बनानी है। अगर आप देखो तो जर्नल लिस्ट की फॉर्म में बनता है। अब आप आगे आ जाओ। लेट्स से जी हम अब मंथ एंड पे आ गए हैं, तो मंथ एंड आपका आएगा जून 30 और आपने बेटा इनका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। ठीक है, सो अगर हम टोटल देखें तो 450, मैं इसकी अमाउंट का टोटल कर लेता हूँ, 350 प्लस 320 प्लस 140, तो बेटा ये 810 बनता है। मैंने क्या किया है, इन सब अमाउंट्स को ऐड कर लिया है, तो 810 बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जून के मंथ में मैंने जो क्रेडिट सेल्स की हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या बनती है, 810 बनती है। सर 910 जी नहीं, मैंने कैलकुलेटर से, हाँ सॉरी 910 बनती है, राइट। मैं कैलकुलेटर पे थोड़ी सी गलती कर दिया, 910 बनती है। जी यू आर राइट, यहाँ तक आसान है। अब बात यह है जो लाइबा ने की है बेटा कि जर्नल में तो हम डबल एंट्री कर रहे होते हैं, तो हमने इसकी डबल एंट्री करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो नीचे पोस्टिंग जर्नल एंट्री हमने इसकी रिकॉर्ड करनी है। अगर आप देखो तो हम दोबारा चैप्टर 3 में चले गए हैं, जर्नल एंट्री की तरफ दोबारा चले गए। अच्छा, क्या मुझे कोई बच्चा क्रेडिट सेल्स की एंट्री बता सकता है कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी प्लीज? क्रेडिट सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड। सेलेबल क्रेडिट और सेल्स डेबिट। बेटा आपने उल्टा बताया, सही है, उल्टा बता दिया है। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल एलेक्स को डेबिट कर देता हूँ। कितनी अमाउंट से बेटा, 450 से। फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल पीटर, इसको भी डेबिट कर देता हूँ। कितने से बेटा, 320 से। और फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल सिम्पसन, इसको भी डेबिट कर देता हूँ 140 से। और क्रेडिट क्या होगा फिर, देखो मैंने इन सब से पैसे लेने हैं, ये मेरे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, ये मेरे एसेट्स हैं, इनसे मुझे पैसे आएंगे, ये मेरे एसेट्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं सेल्स अकाउंट को बेटा क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा विद द अमाउंट 910। यस, देखो बेटा इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं। बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ट्रांजैक्शंस को सिंगल वे में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट से देखो जैसे ये है, अब मैं ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट सेल किया एलेक्स को, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल एलेक्स को डेबिट कर देता हूँ, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने पीटर को सेल की है, तो रिसीवेबल है ना, मैंने इससे पैसे लेने हैं, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो पीटर को बेटा मैं डेबिट कर दूंगा 320 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 320 से। तो बेटा अगर मैं हर कस्टमर के लिए अलग-अलग एंट्री करूं तो मुझे कितनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, 3। आपको बात समझ आ रही है? मुझे 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो मैं अपने काम को आसान करने के लिए इन तीनों की इकट्ठी एंट्री कर रहा हूँ। तीनों को मैंने क्रेडिट सेल्स की हैं, तीनों में ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट ही हो रहे हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने क्रेडिट सेल्स का एक बैच बनाया और उस बैच की एक इकट्ठी एंट्री कर दी। एंट्री वही है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जी बेटा आप इसको कॉपी कर लें प्लीज़, और अगर नहीं समझ आई तो मेरे से पूछें। जी आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। हंजला जी समझ सर। आ गई है? जी ठीक जी। है। दानियाल, दानियाल
बैरोज समझ आ गई है? जी ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो ताकि मैं आगे चला जाऊं? अच्छा सही, मतलब 2 आप सब सेकंड। लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे साथ साथ फिल भी कर सकते हो। ये बहुत आसान है। हम चैप्टर 3 में वापस चले गए हैं, अब दोबारा से हम डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटा इसमें नोट कर लें कि जो इसमें डेट आएगी ना वो जून 30 ही आएगी, ठीक है? जिस डेट पे हम ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं वो जून 30 को कर रहे हैं। अब देखो, एलेक्स को आपने क्रेडिट सेल्स 2 जून को की है, लेकिन आप इसकी जब इकट्ठी एंट्री करोगे तो वो मंथ एंड पे करोगे, 30 जून को करोगे। जी, स्क्रीनशॉट लेने में फिर आगे चलता हूँ। ओके जी, आई होप सो आपको बेटा समझ आ रही है। अच्छा, अब दोबारा आगे चलते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आ जाते हैं। मैंने आपको चैप्टर 3 में ये बात बताई थी कि अकाउंटिंग में हम 2 तरह के डिस्काउंट्स पढ़ते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एट द टाइम ऑफ सेल होता है। एट द टाइम ऑफ सेल जब लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको कुछ ऑफ मिल जाए, या लिस्ट प्राइस या टैग प्राइस के ऊपर जब आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। देखो, जैसे अगर आप एक चेयर लेने गए हो तो उसके ऊपर प्राइस लगी हुई थी जी $20, ना सॉरी $200। अब उस पर जो शॉप है उस पर 20% का ऑफ चल रहा है, उन्होंने ऑफ सीज़न सेल लगाई हुई है, तो वो चेयर आपको बेटा $200 की नहीं मिलेगी, बल्कि वो चेयर आपको $160 की मिल जाएगी। तो ये जो एक प्रोडक्ट की प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिला है ना, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब आप अपने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हो बेटा? आप अपने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हो क्योंकि आप उनको बल्क में बेचना चाह रहे हो, या वो आपसे बल्क में लेना चाह रहे हैं। देखो, आप एक मार्कर लो 20 रुपये का मिलेगा, और अगर आप 100 मार्कर इकट्ठे लो आपको 17-18 रुपये का मिल जाएगा। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने ऑफ सीज़न सेल लगाई हुई है जी, बाटा पे सेल लग गई है, निशात पे सेल लग गई है, गुल अहमद पे सेल लग गई है। अच्छा, या आपने डिस्काउंट इसलिए दिया है कि वो कस्टमर जो है वो आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, या आप किसी नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम करके उसको दे देते हो। ट्रेड डिस्काउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा बस आप प्राइस में से या अमाउंट में से माइनस कर देना, वो रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। हाँ, वो इनवॉइस पे ज़रूर शो होता है। देखो, ये भी हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है जी? ये पढ़ा है। देखो, ये आपको ट्रेड डिस्काउंट नज़र आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट बस यहाँ शो होता है, इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं शो होता। ये जो मैंने रेड किया है अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आएगा, ना जर्नल में आएगा ना लेजर में आएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को मिलता है, चाहे वो कैश पे लेके जा रहा हो चीज़ या उधार पे लेके जा रहा हो, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड बेटा, अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम है बेटा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब कि एक ट्रेड रिसीवेबल है, जैसे अभी हमने 7 को देखो बेटा चीज़ बेची थी ना, शूज़ बेचे थे उसे, तो हमने 7 को ना 20 डेज़ का क्रेडिट दिया हुआ था। अगर आप यहाँ देखो तो हमने उसे 20 डेज़ का क्रेडिट दिया हुआ था। साथ में हमने उसे ये कहा कि अगर तुम 20 दिन से पहले मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो हम तुम्हें 5% और डिस्काउंट दे देंगे। तो ये कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट था। इसको हम अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी कह सकते हैं। इसको हम अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी बेटा कह सकते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट याद रखें हर कस्टमर को मिलता है, हर कस्टमर को दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ किसको दिया जाता है? ट्रेड रिसीवेबल्स को। बात समझ आ गई बेटा? तो लेकिन जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो डेफिनेटली वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, या अगर आपको किसी से डिस्काउंट मिल रहा है अर्ली पेमेंट करने की वजह से तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो या तो डिस्काउंट अलाउड की तरह रिकॉर्ड होता है, या तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड बोल देते हैं, या हम उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोल देते हैं। मतलब अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट दिया जल्दी पेमेंट आने की वजह से तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, ये आपका एक्सपेंस होगा। और अगर आपने अपने सप्लायर को पहले पैसे दे दिए, टाइम से पहले पैसे दे दिए और आपको डिस्काउंट मिल गया,
तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे। जी बेटा, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी आप एक चीज़ बेच रहे हो, कस्टमर आपके पास आया है, 100 रुपये की चीज़ आपने उसे 90 की दे दी है, तो $10 का जो आपने उसको प्राइस पे ऑफ किया है ना, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। इनमें क्या फर्क है? जी, ट्रेड डिस्काउंट हर ट्रांजैक्शन पे होता है, हर कस्टमर पे हमको मिलता है। कैश डिस्काउंट जो है ना, वो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए होता है, ठीक है? अच्छा सर। समझ आ गई? ये क्रेडिट कस्टमर्स के लिए होता है कि वो चीज़ लेके चले जाते हैं, लेकिन बाद में अगर वो जल्दी पैसे दे देंगे तो हम उन्हें थोड़ा सा और ऑफ कर दें। तो आप इस तरह समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट कैश कस्टमर्स को भी मिलता है और क्रेडिट कस्टमर्स को भी मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स को मिलता है अगर वो टाइम से पहले पैसे दे दें। अब समझ आ गई? जी, आगे चलें बेटा, कोई प्रॉब्लम? जी, इस तरह बेटा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 आ रहा है। दोबारा हमने क्या बनाना है? सेल्स जर्नल बनाना है। दिस इज़ क्वाइट ईजी, आप भी बनाएं साथ साथ, मैं भी इसको फिल करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं पेज नंबर 6 पे हूँ बेटा, तो आप लोग भी पेज नंबर 6 पे आ जाएं। मैं इसको फिल कर रहा हूँ, आप साथ साथ फिल करें मेरे साथ। अच्छा जी, मे 1 को हमने किसको क्रेडिट सेल की है जी? बॉस्टन को क्रेडिट सेल की है। ओके, सो हियर वी हैव दिस बॉस्टन। इसका इनवॉइस नंबर क्या है? 037 है। और अगर मैं इसकी अमाउंट देखूं तो 500 है। 500 में से लेस करना है मैंने 5%, तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूँगा? 500 में से 5% लेस करना है, तो बेटा आप 500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आई थिंक ये 25 बनता है। फिर 500 में से 25 लेस कर देंगे तो ये पीछे कितना बच जाएगा? 475। जी बेटा, ये डिस्काउंट निकालना आया आपको? देखो 500 की हमने सेल की थी, लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करना है हमने। 500 में डिस्काउंट लेस नहीं हुआ लेस करना है हमने। तो मैंने पहले 500 का 5% कैलकुलेट किया तो वो 25 बनता है। फिर 500 में से 25 निकाल दें बेटा तो वो 475 बन जाता है। ओके, तो हमने डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट रहती है ना बेटा, वो लिखनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। तो हमने स्टीव को क्रेडिट सेल की है, इसकी जो इनवॉइस नंबर है डेट इज़ 038। अब स्टीव को हमने बेटा $400 की जो है ना वो क्रेडिट सेल की है, लेकिन इसमें से हमने 5% डिस्काउंट लेस करना है। तो 400 का 5% अगर आप कैलकुलेट करें ना तो $20 बनता है। इसका मतलब ये है कि हमने स्टीव से 400 नहीं लेने, 380 लेने हैं, ठीक है? दिस इज़ May 5। अच्छा जी, अब आपने क्रेडिट सेल की है जिम को आपने जो क्रेडिट सेल की है बेटा $3000 की है, 10% डिस्काउंट है। तो जब आप $3000 में से 10% निकाल देंगे ना तो यू विल गेट 2700। फाइनली व्हाट यू विल डू, May 30 पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे? टोटल, ठीक है? आप इसका टोटल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका टोटल क्या बनता है। यस, तो 475 प्लस 380 प्लस 2700, सो दिस इज 3, दिस इज इट, लाइक गुड, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा, यहाँ तक समझ आ गई आपको? दिस इज़ वेरी इजी, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, आपने ट्रांजैक्शंस की लिस्ट बनानी है, ठीक है? इसके साथ मैं 0 डाल देता हूँ। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो बेटा। दानियाल, आर यू देयर? यस सर। समझ आ गई है? यस सर। यस सर, समझ आ गई। ओके, गुड। यस सर, समझ आ चले गई। आगे चलने हैं। वेरी गुड। ओके, तो अब हंजला बेटा अगर आप देखो तो अब हमने इसकी डबल एंट्री करनी है। हमने क्रेडिट सेल किया है बॉस्टन को, फिर स्टीव को, फिर जिम को। तो बजाय इसके कि मैं इनकी 3 एंट्रियां अलग-अलग करूं, मैं इनकी एक इकट्ठी एंट्री कर देता हूं, बैच प्रोसेसिंग कर देता हूं, ठीक है? तो मैं 1 मिनट ज़रा लाइन्स ठीक कर दूं, मैं फिर आपको ये एंट्री भी करके बताता हूं। जी, तो
मुझे कोई इसकी एंट्री बता सकता है कि मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा जी? अब ये जो मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, इसकी मैं क्या डबल एंट्री करूंगा? कौन बताएगा जी? सर अब 3 दफ़ा ट्रेड रिसीवेबल जितने नाम है वो लिखेंगे और फिर आखिर में सेल्स अकाउंट का जो 3555 शाबाश बेरोज, बहुत अच्छे। जब आपने बोला ना कि 3 दफ़ा, तो मुझे लगा शायद कह रहे हो 3 मरतबा कुल्हू अल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा दिस इज गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। इसका मतलब है आपको समझ आ रही। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तीनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, हमारा बिजनेस इनसे पैसा रिसीव करेगा, तो ये हमारे बेटा एसेट्स बन गए हैं। तो एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, राइट? तो हम इनको डेबिट कर देंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ देखें तो ये सब जो ट्रांजेक्शन्स आप बेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आप मई 30 को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि जब ये बैच प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखते जा रहे हो, फिर आप वेट करोगे मंथ एंड होने का, और फिर आप इनको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है? और अब अगर आप देखो तो ये 3 चीज़ें आपने डेबिट कर दी हैं, ये तीनों रिसीवेबल्स हैं, एसेट्स हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखो तो आप क्रेडिट किस अकाउंट को बेटा करोगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। किस अमाउंट से? इस अमाउंट से, ठीक है? डन, शाबाश। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमें सेल्स जर्नल समझ आ गया है। दिस इज़ क्वाइट ईजी। अगर मैं देखूं तो मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा बेटा, एक छोटा बिजनेस था, जब वो क्रेडिट सेल करता था तो वो एक ही जर्नल था उसके पास, उसी में लिखता जाता था, और क्रेडिट सेल की वो एंट्री करता था, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब हम सोल ट्रेडर एक छोटे बिजनेस से हट के एक बड़ी कंपनी को पढ़ रहे हैं जिसके बहुत ज़्यादा क्रेडिट कस्टमर्स हैं, और उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट एक अलहदा बनाया हुआ है जो कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है। याद रखें, अभी हमने कैश सेल्स नहीं पढ़ी हैं, कैश सेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स पढ़ रहे हैं। तो हम जो क्रेडिट सेल्स हमने जिन कस्टमर्स को की होंगी बेटा, उनकी हम एक लिस्ट बनाते जाएंगे, एक बैच बनाते जाएंगे, ग्रुप करते जाएंगे उन्हें एक जगह पे, उसको हम सेल्स जर्नल बोल रहे हैं। फिर सेल्स जर्नल जो है उसकी क्लोजिंग हम करेंगे मंथ एंड पे जाके, मंथ एंड पे जाके हमने इसका टोटल किया, और फिर हमने इसकी पोस्टिंग जर्नल एंट्री कर दी। पोस्टिंग जर्नल एंट्री का मतलब ये है कि इन ट्रांजैक्शंस को जब हम अकाउंट्स में लिखेंगे, लेजर अकाउंट्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा ये तीनों ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी विद द अमाउंट 3555। जी बेटा, आज थोड़ा सा मेरा गला जो है थोड़ा दुख रहा है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ सकेंगे, ठीक है बेटा? कल 9:20 आप लोगों ने फिर से ऑनलाइन आ जाना है इंशाल्लाह, तो कल हम सेल्स रिटर्न जर्नल पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, थैंक यू वेरी मच बेटा। मुझे लगता है कि आपका कल पेपर भी है कोई, आई थिंक उर्दू का पेपर है कल। किसका पेपर है उर्दू का? किस स्टूडेंट का पेपर है कल? आप में से उर्दू वाला कोई है? चलो ठीक है। सो जी ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल 9:20 पे फिर से आप ऑनलाइन आ जाएं, अब हम डेली क्लास लिया करेंगे। ओके ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।